अभनपुर गांव के जंगल में संतोषी माँ की भक्त पीलू चिड़िया अपना एक छोटा सा नाश्ते की दुकान चलाती थी। उसकी पति बंटी कबूतर एक मजदूरी का काम करता था। बहुत मेहनत के बाद भी उनकी कमाई नहीं होती थी, लेकिन पीलू संतोषी माँ की भक्ति में कमी नहीं करती थी। एक दिन बंटी जब अपने काम पर गया तो ठेकेदार ने सबको काम से निकाल दिया। मुझे अब नया ठेका नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं अब तुम लोगों को काम नहीं दे पाऊंगा। अब तुम लोग कहीं और काम देख लो। बंटी वहाँ से काम देखने लगता है, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं देता है और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बंटी दुखी होकर अपने घर आता है। ये तो बहुत मुसीबत आ गई है कि आखिर आए दिन मकान मालिक किराया मांगने आता है, किराना वाला पैसे मांगने आता है। मेरे नाश्ते का काम भी अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। संतोषी माँ के लिए मुझे खीर पूरी और लाल साड़ी का भोग लगाना था, लेकिन पता नहीं कब मैं ऐसा कर पाऊंगी। हे संतोषी माँ, आप ही दया करो। पीलू संतोषी माँ का व्रत रखती है और उनसे कहती है, हे संतोषी माँ, मैं आपसे बस आपकी सेवा के लिए इतना मांग रही हूँ कि मैं आपको हलवा पूरी का भोग लगा सकूं और लाल साड़ी भेंट कर सकूं। मुझे पता है कि आप सब जानती है कि आपकी ये बेटी किस मुसीबत में है। उस रात पीलू को संतोषी माँ उसको नींद में दर्शन देती है। बेटी, तुमने बहुत कष्ट सही है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। मैं तेरे व्रत से बहुत खुश हूँ और अब डर मत, क्योंकि अब तेरे सारे दुख दूर होने वाले हैं। तुझे एक मदद मिलेगी। और फिर माँ अंतर ध्यान हो जाती है। अरे, मुझे संतोषी माँ ने खुद दर्शन दिए। जय संतोषी माँ, जय जय संतोषी माँ। उस दिन काम की तलाश में बंटी हरिया तोता के पास जाता है। हरिया काका, मुझे कुछ काम दे दो, मेरे घर की बहुत बुरी हालत है। क्या हुआ बंटी, तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो। बंटी उन्हें पूरी बात बताता है। हमारे लिए घर का खर्च भी निकालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बंटी, मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? कोई भी काम दे दो काका, आजकल तो मशीन का जमाना है, हाथ से तो कोई काम ही नहीं होता है। पीलू बेटी को क्या क्या आता है ये बताओ मुझे। अचार पापड़ बना सकती है क्या? हाँ, पापड़ बना लेती है, लेकिन क्यों? मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं पीलू बेटी के लिए पापड़ बनाने की ऑटोमेटिक मशीन बना कर दे सकता हूँ। इससे तुम्हारी परमानेंट आमदनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ऐसा कर देंगे हरिया काका तो कमाल हो जाएगा। आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। पीलू जरूर ये सुनकर खुश हो जाएगी। बंटी पीलू को एक खबर देता है। मुझे संतोषी माँ ने दर्शन देकर आशीर्वाद दी थी। उनका आशीर्वाद खाली नहीं गया। फिर थोड़े दिनों में हरिया ऑटोमेटिक पापड़ बनाने की मशीन तैयार कर देता है। पीलू संतोषी माता की आशीर्वाद लेती है और काम शुरू कर देती है और अपनी पापड़ की दुकान चला देती है। उसकी दुकान में सुंदरी सेठानी आती है। पीलू, तुम्हारी ये नायाब पापड़ मशीन तो मैंने कभी नहीं देखी। सब संतोषी माता की दया है सुंदरी जी। मेरे पास अलग अलग तरह के पापड़ है। ठीक है, मुझे 2 किलो मिक्स पापड़ पैक कर दो। और एक के बाद एक ग्राहक पीलू की दुकान में मशीन के पापड़ खरीदने के लिए आने लगते हैं। अब पीलू बहन, तुम्हारे पापड़ तो लाजवाब है। मेरी सहेली को भी बहुत पसंद आए। ऐसा करो, 5 किलो पापड़ दे दो। जय संतोषी माँ। बबली बहन, आप बहुत अच्छी है, ये लीजिए। और जल्दी ही पीलू को फायदा होना शुरू हो जाता है। बंटी भी उसका साथ देता था और बड़े बड़े ऑर्डर्स लेकर आता था। इस तरह से संतोषी माँ के आशीर्वाद से उनका जीवन सरल हो जाता है। संतोषी माँ, आज मैं आपके लिए हलवा पूरी और लाल साड़ी लाई हूँ और मैं गरीब महिलाओं को भी प्रसाद और साड़ी दूंगी। जय संतोषी माँ, जय जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपनी गलती की एहसास हो जाती है। सुंदरपुर नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था।
वह बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया, उसने नाव चलाना सीख लिया और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना भी सीख लिया। उसके बाद वह घर लौटा। अब तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ। मैं जितने धन कमाना चाहता हूँ उतना कमा सकता हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे उसके मन में बहुत घमंड चढ़ गया था। बड़े घमंड से वह सब लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ। उसी गांव में आचार्य जयसूर्या भी अपना डेरा लगाए हुए रहते हैं। तो वह इस बालक को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि इसे शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। भवती भिक्षां देहि। तो उस लड़के ने पूछा, तुम कौन हो और ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हो? कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आचार्य ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को कुछ समझ में नहीं आई। तो उसने कहा, उसका मतलब क्या है? किसी के भी मन को वश में कर लोगे? तो आचार्य कहते हैं, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। वह लड़का आचार्य यह कहने पर भी कुछ नहीं समझ सका। उसने फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? शासन तो राजा बनाते हैं और प्रजा पालन करते हैं। हंसते हुए आचार्य ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। आचार्य की यह सब बातें सुनकर अपनी गलती की एहसास हो जाती है राजू को। तब राजू आचार्य को विनम्रता से नमस्कार करते हुए कहता है, गुरुवर्य, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपने हुनर को सराहने से ज्यादा घमंड कर रहा था। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद राजू किसी के सामने अपने हुनर का डींगे नहीं मारता था और एक अच्छा और प्यार भरा इंसान होके अपनी जिंदगी बिताने लगा। तो तू ही कोई तरीका बता। ये सब तुम्हारे दिमाग का नतीजा है। अरे नहीं, मेरा काम आपको पसंद आया। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। झालपुर के गांव में इस साल बहुत गर्मी पड़ रही थी। पीलू एक किसान के परिवार से आती थी। वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन पीलू पढ़ने में बहुत होशियार थी। हमेशा हर समस्या का हल अपने तेज दिमाग से ढूंढ निकालती थी। ऐसे ही एक दिन बबली पीलू से कहती है, ए पीलू, हम सब लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तू तो कभी भी घूमने नहीं गई है। तो सुंदरी बोलती है, हाँ, किसी हिल स्टेशन चलते हैं। इस साल गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। हाँ, शिमला चलते हैं। तो पीलू कहती है, ट्रेन का टिकट कितने में पड़ेगा? तो बबली बोलती है, ट्रेन नहीं, मेरी गाड़ी में चलेंगे, सब एंजॉय करेंगे। तो पीलू बोलती है, लेकिन बबली, तुझे पता भी है क्या कि शिमला जाने में कितना पेट्रोल खर्च होगा और एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होगा? लेकिन एक ट्रिप से कितना नुकसान हो जाएगा पीलू? देखो, हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है और पेट्रोल के पैसे बचाकर हम ट्रिप में और एंजॉयमेंट कर लेंगे। तो सुंदरी बोलती है, तो तू ही कोई तरीका बता। इसके बाद पीलू सोच में पड़ जाती है, क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में चले? लेकिन बैटरी चार्ज हर जगह नहीं होती है। तो चलो हम सोलार कार ही बना लेते हैं। इतनी तेज गर्मी है, सोलार बैटरी तो खूब चलेगी।
फिर सब सहेलियां खुश होकर ट्रिप के पेट्रोल में खर्च होने वाले पैसों से सोलार कार के लिए सामान खरीदने लगती है। पीलू सभी को काम में लगा देती है। कोई सोलार पैनल फिट कर रही है, कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग कर रही है। पीलू सोलार पैनल को कार में फिट कर देती है और एसी वगैरह का कनेक्शन लगा देती है। देखो, सिर्फ 3 दिनों में ही हमारी सोलार कार तैयार हो गई। ये सब तुम्हारे दिमाग का नतीजा है। अरे नहीं, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। फिर वो सहेलियां घूमने चली जाती है। शिमला पहुंचकर वहाँ जब वो घूम रही होती है तो एक आदमी उन्हें मिलता है। मैं बबलू हूँ। मैं यूएन में एनवायरनमेंट डे का ऑफिसर हूँ। आप लोगों ने ये सोलार कार कहाँ से ली है? हमने ये कार खरीदी नहीं है, बल्कि इसे हमारी सहेली पीलू ने बनाई है। अरे वाह पीलू जी, आप तो कमाल कर दिया। मैं ऐसे ही अपनी पढ़ाई का उपयोग करती हूँ। मेरी सहेलियों ने मेरा साथ दी, इसलिए मैं ये कार बना पाई। फिर बबलू उनकी कार की टेस्टिंग करता है और बताता है कि सोलार कार के लिए पीलू को 2 लाख का इनाम मिलेगा। तो पीलू कहती है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए मेरा काम आपको पसंद आया? मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। फिर पीलू बबली की मदद से सोलार कार बनाने का काम शुरू कर देती है और उसका बहुत नाम होता है। कुछ ही महीनों में पीलू बहुत अमीर हो जाती है। 1 साल बाद पीलू की शादी एनवायरनमेंट ऑफिसर बबलू से हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगती है। महापुर के जंगल में MBA का कॉलेज था। उसमें बहुत से बच्चे पढ़ाई करते थे। बबलू कबूतर भी इसी में पढ़ता था, लेकिन बबलू का मन MBA में नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और उसके पिताजी हमेशा चिंता में रहते थे। बबलू को कैंटीन बहुत पसंद थी। एक दिन बबलू कैंटीन में खाना खा रहा था। उस कैंटीन का मालिक कालू उसके पास आता है। बबलू, तुमने पिछले 6 महीनों से कैंटीन का बिल नहीं दिया हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद। अगर पैसे नहीं दिए तो कैंटीन में काम करके हर्जाना भरो। कालू काका, मेरे पापा जो भी पैसे भेजते हैं वो पूरे खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने के लिए मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। मुझे क्या, मुझे तो एक फ्री में नौकर मिल जाएगा। ठीक है, अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। बबलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देता है। वो बर्तन साफ करता था, झाड़ू पोछा करता था, चाय कॉफी बनाता था और दूसरे स्टूडेंट्स को उनका ऑर्डर सर्व भी करता था। बबलू को नौकरों की तरह काम करता देख बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। देखो देखो, बबलू तो MBA करना चाहता था, लेकिन कैंटीन में नौकर कर रहा है। इससे अच्छा तो तुम अपने गांव में ही काम कर लेते बबलू। हरिया, तुम पढ़ाई कर लो। असली पढ़ाई काम करने में है। मैं यहाँ काम तो कर रहा हूँ ना। इस तरह से जैसे तैसे बबलू MBA पूरा करता है और घर वापस पहुँचता है। उसके पिताजी कड़क उसको बोलते हैं, बबलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गया था? इतना पैसा खर्च करके तुझे MBA करवाया, लेकिन तेरे मार्क्स से तो तुझे कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। नहीं पिताजी, आपकी जबरदस्ती के कारण मैंने MBA पूरा किया हूँ। अब मैं जबरदस्ती से काम नहीं करवाऊंगा। मैं अपना खुद का काम करूँगा और MBA भी तो यही सिखाता है। खुद का काम करना है तो अपने पैसों से करना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर बबलू सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह एक बोर्ड तैयार करता है जिसमें लिखा होता है, सस्ता लंच। लंच बनाकर बबलू साइकिल में ही बेचता था और सिर्फ 20 रुपए में लोगों को सस्ता लंच देता था। जल्दी ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। खासकर गरीब लोग उसके खाने को बहुत पसंद करते थे। बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत ही सस्ता टिफिन वाला आया हुआ है? वो सिर्फ 20 रुपए में लंच बेच रहा है। कौन है बहन जो हम गरीबों के लिए इतना सस्ता खाना दे रहा है? कोई लड़का है, पढ़ा लिखा है,
लेकिन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। ये सुनकर बबली भी उसके यहाँ खाना खाने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बबलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और कालू कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुँचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। बबलू, तुम तो वाकई में बहुत होशियार निकले। हम तो बस नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। ये होता है असली MBA। अरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है हरिया, तुम नौकरी करते हो तो छोटे नहीं हो। हाँ, मुझे कैंटीन बहुत पसंद थी तो मैंने ये काम शुरू कर लिया। और कालू अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मैं आपसे मेहनत से कारोबार करना सीखा हूँ और यहाँ पर सस्ता खाना बेचने में बहुत मेहनत लगती है। कड़क एक तरफ खड़ा होकर ये सब सुन रहा था और फिर अपने बेटे के पास जाता है। बेटा, मैं तुझे कितना गलत समझता था कि MBA में अगर पैसे खर्च किए हैं तो वही करना चाहिए। इसके आगे मैं कभी नहीं सोचा, लेकिन तू बहुत ही समझदार और मेहनती निकला। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से बबलू साइकिल में ही सस्ते लंच बेचा करता था और धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन वो अपने लंच का दाम नहीं बढ़ाता है और फिर मुनाफा कमाता है। इस तरह से बबलू एक सफल कारोबारी बन जाता है। एक गांव में कालू और बबलू की आमने सामने दुकान थी। दोनों गन्ने का रस बेचा करते थे। कालू को बबलू की ईमानदारी से बहुत नफरत थी। वो बबलू के साथ झगड़ने के लिए मौका ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक दिन कालू बबलू से झगड़ने लगा। या बबलू, तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ कालू भाई, क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो? मैंने तुमसे बात भी नहीं की। तुम जंगल के पंछियों को मेरे बारे में क्या फैला रहे हो कि मैं गन्ने के रस में पानी मिलाता हूँ? मुझे ये बात किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग जानते हैं कि तुम गन्ने के रस में पानी मिलाते हो। तुम्हारे इतनी हिम्मत, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ बस देखते जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू अपनी ही एक दोस्त टिल्लू को बहला फुसला कर बबलू की दुकान में भेजता है। अरे, ये कैसा गन्ने का रस है? मेरी तो जान ही जा रही है पेट दर्द के कारण। तुम इसमें क्या मिलाते हो? उसका चीखना सुनकर वहाँ खड़े पक्षी और कालू कौवा सारे पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या भाई, तुमने लगता है बबलू के केमिकल से बने गन्ने का रस पी लिया है। इस बबलू को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों की तबीयत ऐसी ही खराब हो जाती है। फिर वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद बबलू बहुत दुखी होकर एक जगह पे बैठा रहता है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। बेटा, तुम बबलू हो ना? तुमसे बहुत बार मैंने गन्ने का रस मुफ्त में पिया है। मुझे कुछ खाने के लिए दो बेटा। कम से कम एक गिलास गन्ने का रस ही दे दो। एक धोखेबाज के कारण अब यहाँ अकेले रो रहा हूँ मैं। आपको दिखाई नहीं देता है क्या मेरी हालत? हाँ, मैं ईमानदारी से काम करता था और मुझे पिटाई मिली, जबकि वो मिलावटी गन्ने का रस बेचने वाला आज अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? क्या जब मैं गन्ने का रस निकालूंगा तो मशीन में से खिलौने निकलेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान इसमें? कैसे पता बेटा कि मशीन में से गाड़ियाँ आने लगे? कुछ भी हो सकता है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी कहने पर ये सब करके देखूंगा। अगर कुछ चमत्कार हुआ तो ठीक है, नहीं तो अब से मैं तुम्हें भिखारी के साथ साथ पागल भी समझूंगा। बबलू के वहाँ से जाते ही भिखारी साधु में तब्दील हो जाता है। फिर बबलू अपने गन्ना जूस की मशीन में गन्ना डालता है तो दूसरी तरफ से छोटे छोटे खिलौने निकल आते हैं। वो खिलौने गन्ने के बने हुए होते हैं। मोटर कार, बाइक, छोटा प्लेन इत्यादि। अरे ये क्या? ऐसे कालू आश्चर्य हो जाता है। ये तो उस भिखारी का चमत्कार है। शायद वो भिखारी ही नहीं था
वो कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा रहे होंगे। वहाँ पे पहुँचे हरिया काका कहते हैं, बेटा तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे जो गन्ने से बने हुए हो। मेरे पोते के लिए तो 2 खिलौने दे ही दो। हाँ हाँ हरिया काका ये लो। इसके बाद एक ग्राहक आते जाते हैं और बबलू की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है और पंछी लोग मिलकर उससे माफी मांगते हैं। अरे अरे आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी नहीं मांगिए, ये सब किया कराया कालू का है। इसके बाद से तो बबलू की दुकान चल निकलती है। उसके यहाँ बच्चों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और सभी उसके खिलौनों का मजा लेते रहते हैं। ये बबलू, ये क्या चमत्कार है। तुमने लगता है किसी तांत्रिक को पकड़ के गांव वालों को मूर्ख बनाने की ठान ली है और उनसे पैसे हड़पने की सोच रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो गांव वालों, ये कोई मांत्रिक की मदद से ऐसा कर रहा है। ये इसका आप सबको लूटने का प्लान है। इसको पीट दो। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, पीटो इसे। तभी वहाँ गांव की मुखिया पीलू आ जाती है। पीलू को देखकर सब चुप हो जाते हैं। कालू, तुम हद से ज्यादा बदमाश हो गए हो। मैं गांव में नहीं थी तो तुमने अपने से ही बबलू को सजा दे दिया, उस पर गलत सलत इल्जाम लगाया। मैं सब जानती हूँ, असली बदमाश तो तुम हो। तुम्हारी गन्ने का रस पीकर मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। असल में तुम अपने गन्ने के रस में केमिकल मिलाते हो। ये देखो लैब रिपोर्ट। पीलू सबको गन्ने का रस का रिपोर्ट दिखाती है। उसमें मिलावटी होना पाया गया था। सभी गांव वाले कालू को पीट देते हैं। बबलू, तुम्हें लगता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिला है। तुम नेक दिल के ईमानदार व्यक्ति हो। अब से तुम ऐसे ही खिलौने बेचा करो। इसके बाद से बबलू पूरी मेहनत करके गन्ने की मशीन से नए नए खिलौने बनाने लगा और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। इस तरह से गांव में उसका बहुत नाम हो गया और वो जल्द ही दौलतमंद भी हो गया। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।